नमस्कार, मैं सुनील डांग। साथियों, आज बात करेंगे होम आइसोलेशन की। पहले बात करते हैं कोरोना पेशेंट्स के नंबर की। इंडिया में लगभग 5.25 लाख पेशेंट्स हैं, जिसमें से 3 लाख ठीक हो गए हैं और 16,000 की डेथ हुई है। वहीं दिल्ली में लगभग 77,000 पेशेंट हैं, 47,000 ठीक हो गए हैं और 2,500 की डेथ हुई है। इन बढ़ते नंबरों को देखने के बाद में लगा कि अस्पताल या मेडिकल सर्विसेज इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनके ऊपर के इस प्रेशर को हटाने के लिए एक नया सलूशन आया, होम आइसोलेशन। यदि आप एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड हैं तो आपको होम आइसोलेशन में रखा जाता था। जब आप अपना कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाते हैं तो तुरंत आपको नज़दीक की डिस्पेंसरी आपके घर चली आती है और आपका स्टेटस चेक करती है। साथ ही आप पर निगरानी रखने के लिए पोट्रिया नाम की एजेंसी आपको रोज़ फ़ोन कर मेडिकल कंसल्टेंसी देती थी। अगर आपका अपना हेल्थ वाइज कोई दिक्कत महसूस शुरू होती थी और आप उसको बताते थे तो वह डीएसओ को बताकर आपकी कैटेगरी बदलवा देते थे। ऐसे में डीएसओ उस पेशेंट को हॉस्पिटल के साथ टैग कर देते थे। अभी हाल ही में कुछ कंट्रोवर्सीज हुई होम आइसोलेशन और डिस्पेंसरीज को लेकर। दूसरे नियम में अगर आप पॉजिटिव पाए गए तो आप नज़दीक की डिस्पेंसरी खुद जाएंगे अपना स्टेटस चेक कराने के लिए। कैटेगरी के हिसाब से आपको एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड होने पर आपको हर हाल में 5 दिन इंस्टीट्यूशनल केयर सेंटर में रहना होगा। बाकी दोनों कैटेगरी में अगर आप मॉडरेट और सीवियर हैं तो आपको डेडिकेटेड सेंटर या हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। वैसे तो अब दूसरा नियम वापस ले लिया गया है। ऐसे में एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होने के नाते मैं इन दोनों बातों को कसौटी पर रख कर देखना चाहता हूँ कि यह नियम क्यों आया और दूसरा यह नियम जो पहले था उसे रोका क्यों गया। अगर उसमें खामियां थी तो उसे फिर वापस लागू क्यों कर दिया गया। इन दोनों नियमों में से कौन सा अधिक यूज़फुल है, आइए इस बारे में जानने के लिए कुछ पेशेंटों से बात करते हैं जो ऑलरेडी होम आइसोलेशन में रह चुके हैं और उनका क्या अनुभव है। उसी के बेस पर हम लोग जान पाएंगे कि कौन सा नियम कोविड पेशेंट्स के लिए बेहतर है। साथियों, आज बात करेंगे कोविड-19 और उससे उत्पन्न एक नया प्रयोग, होम आइसोलेशन। कोविड से दो हाथ हो चुके हैं और उनको परास्त कर चुके हैं। साथ ही ये उस दौरान होम आइसोलेशन में रहे। मैं पहले उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि उन्होंने स्क्रीन पे आना स्वीकार किया और अपनी बातों को लोगों तक लाने के लिए तैयारी की। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ग्रुप के अंदर अमन से। अमन, गुड मॉर्निंग। आप कोरोना के पीड़ित रहे, थोड़ा सा बताइए कि ऐसा क्या हुआ था कि जिससे कि आपको लगा कि कोरोना आपको आ गया है, क्या सिम्टम्स ऐसे थे और टेस्ट कब हुआ और कहाँ हुआ और फिर आपने क्या किया? जी, गुड मॉर्निंग सुंदर जी। मैं अमन हूँ। मैं ईस्ट दिल्ली लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। 22 अप्रैल को मेरे फादर को कोविड डिटेक्ट हुआ था और उसके बाद हमारी पूरी फैमिली को ट्रेस किया गया था। हमारे साथ के टेस्ट जो थे वो गली के बाहर, हमारे घर के बाहर ही हुए थे। 1075 हेल्पलाइन से हमने हेल्प लिया था, जिसकी वजह से टेस्ट वगैरह सब कुछ अरेंज हुए थे। और मैं होम आइसोलेशन में ही था। मेरे मदर फादर हॉस्पिटलाइज हुए थे बिकॉज उनकी एज और जो पुरानी मेडिकल हिस्ट्री थी उसकी वजह से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा था। लेकिन मैं होम क्वारंटाइन था 14 दिनों के लिए। टफ टाइम था, लेकिन काफ़ी होम आइसोलेशन के अंदर काफ़ी सपोर्ट भी था। ओवरऑल काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे डिस्पेंसरी से, लोकल डिस्पेंसरी से, लोकल टीम्स जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से डिप्लॉयड थी उनकी वजह से। सिम्टम्स की बात की जाए तो मैं एसिम्प्टिक था, तो एसिम्प्टिक के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे। जैसे थोड़ा बहुत बॉडी एक और फीवर था, जिसकी वजह से हमारे टेस्ट हुए और होम होम आइसोलेशन पे ही सजेस्ट किया गया। तो इस तरीके से ये मतलब ये डिटेक्ट हुआ और उसके बाद हम होम आइसोलेशन में चले गए। गुलशन, आपके साथ में क्या हुआ? आप को कैसे मालूम पड़ा कि आप कोरोना में आ गए हैं और हाउ यू आर ट्रीटेड? कितने दिन आप आइसोलेशन में रहे? यस सर,
सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने पूछा और हम लोगों को इंटरनली और बूस्ट अप किया कि लगता है कि हाँ, कोई है जो हम लोगों की केयर कर रहा है। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आपका। और उसके अलावा मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो काम था, एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी एक एसोसिएशन से एसोसिएटेड हैं और फील्ड में जाने की वजह से मुझे मतलब बाहर की चीज़ों की वजह से भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आना शुरू हुआ मेरे अंदर। मुझे भी लगता था कि शायद तबीयत खराब हो रही है, गले में दर्द हो रहा है। लेकिन जब धीरे-धीरे मैंने महसूस करना शुरू किया, खासकर करोल बाग के केस के साथ कि मतलब जो कोरोना पेशेंट के साथ रहना, जाना, उठना-बैठना या उनको लेकर के उनकी मदद करने के लिए जाना, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे कि डॉक्टर्स या पुलिसमैन इन्फेक्टेड हुए थे, उसी तरीके से मैं भी हुआ। और इसका असर तब मुझे दिखना महसूस हुआ, मुझे पता नहीं था कि ये क्या है। लेकिन होना ये शुरू हुआ कि जब मैं कोई भी चीज़ निगलता था तो मेरे को तकलीफ होती थी और मैं मास्क लगाऊँ तो भी साँस फूलता था, मास्क नहीं लगा रहा था तो भी मेरी साँस फूल रही थी। फिर मुझे लगा कि ये चेंजेज़ इतना मतलब ये कॉमन नहीं है क्योंकि मेरी साँस की प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी कि विदाउट मास्क और विद मास्क कभी फूले। तो उन सब चीज़ों की वजह से मैंने और भी चीज़ों को रीड और स्टडी करना शुरू किया और मैं क्योंकि जैसे लोगों को भी गाइड करता था कि ये कैसे गले के अंदर एक म्यूकस जमाता है, किस तरीके से इन्फेक्ट करता है, कितने दिन और किस मेटल पे, लकड़ी पे या कहाँ कितने दिन तक रहता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को और जानकारी को मैंने अपने अंदर भी उतारने की कोशिश की, गर्म पानी का इस्तेमाल करना शुरू किया। गुलशन, ये चीज़ तो लोगों को सबको अब तक नॉलेज हो गई है, 100 दिन हो गए हैं हम लोगों को झेलते हुए कोरोना जी 19। सर। तो इसका आप लोगों की मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ा? मेंटल हेल्थ पहले तो जब सोचते थे कि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये कोरोना जैसी चीज़ें अगर हमारे बॉडी में आएगी तो इसका मतलब एक ही चीज़ समझ में आता था कि इसका मतलब होता है डेथ, इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो उससे डर पैदा हो रहा था मन के अंदर और जिस तरीके से छुआ-छूत की भावना होती है, उस तरीके से फैमिली के अंदर, सोसाइटी के अंदर भी इस तरीके की चीज़ें हो रही थी कि अगर कुछ ऐसा है तो इससे भागो, इससे डरो। लेकिन कोई सँभालने वाला नहीं था। तो पॉजिटिवनेस तब आई जब धीरे-धीरे मतलब आप लोगों के थ्रू, ऐड के थ्रू हम लोगों को ये समझ में आया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बीमारी से लड़ने की ज़रूरत है। जैसा अमन सर ने भी कहा, तो मैं उनकी बातों से भी सहमत हूँ और इसी तरीके से हम लोगों ने भी किया और थोड़ी-थोड़ी करके हम लोगों ने अपने आप को मोटिवेट किया और आप लोग तो खैर साथ थे ही सर। प्रियंका, आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप जी भी सर। कोविड से बहुत लड़ी हैं और एकदम मुझे अब लग रहा है स्वस्थ होकर हमारे बीच में है। थोड़ा सा आप बताइए कितने दिन आप आइसोलेशन में रही और किस तरह का आपको आस पड़ोस से बिहेवियर मिला? जी सर, एक्चुअली 2 ऑफ जून को हमारी फैमिली में एक कोविड की वजह से डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से यही मतलब ये फैमिली में ज़्यादातर लोगों को इन्फेक्ट कर गया और 14 डेज़ का हमारा आइसोलेशन पीरियड रहा था। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डिस्पेंसरीज़ की तरफ से बहुत सपोर्ट ज़्यादा किया गया और नियर बाय जो भी लोग रहते हैं उनको भी इतना ज़्यादा मतलब इश्यूज नहीं हुए इस चीज को लेकर क्योंकि अब सारे उस चीज से वेल नोन हो चुके हैं कि इस चीज में अगर हम लोगों का सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर वो उस चीज को ज्यादा बेटर से फाइट कर पाएंगे उस चीज से। प्रियंका, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ कि आपके तो बाकी लोगों को आइसोलेशन में रखा गया या क्वारंटाइन में रखा गया, वो लोग अब ठीक हैं या कुछ उसमें से हॉस्पिटल शिफ्ट हो गए हैं या व्हाट इज? नहीं सर, एक्चुअली हमने सभी को होम क्वारंटाइन ही किया था, सभी को अलग अलग रूम्स में या अलग अलग हमारे जो एरियाज में जो घर है वहां पर उनको आइसोलेट कर दिया गया था बेटर देन कि उनको गवर्नमेंट के जो उसमें भेजा जाए क्योंकि घर में रहकर लोगों को हम ज्यादा बेटर ट्रीट कर सकते हैं और एक्चुअली वो +60 थे जो भी ज्यादातर लोग थे तो उनको हमने घर में रखकर ही बेटर ट्रीटमेंट बेटर केयर करके उनको रिकवर करवाया। जी हाँ सर। अ, सर एक्सपीरियंस मैं प्लेजेंट तो नहीं कहूँगा, प्लेजेंट नहीं था क्योंकि काफ़ी डर था इस टाइम के अंदर। और जब हमने 1075 पे हेल्पलाइन पे कॉल किया उसके बाद मुझे लोकल डिस्पेंसरी जो हमारी लक्ष्मी नगर की है मुझे वहाँ पे राउट कर दिया गया। लोकल डिस्पेंसरी से मुझे जाना पड़ा था सर, पहली बारी लोकल डिस्पेंसरी पे उन्होंने एक मेरे को जो एक फॉर्म होता है वो भर के दिया था कि मेरा कोविड का टेस्ट होगा
तो उन्होंने उस पर सजेशन रिकमेंडेशन कोविड के टेस्ट की दी थी, और उन्होंने ही आगे कोऑर्डिनेट किया था कोविड टेस्टिंग टीम के साथ में, जो हमारे घर तक आई थी टेस्ट के सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए। जब कोविड पॉजिटिव हो गया था सर, उसके बाद मेरे को एजेंसी का नाम नहीं पता सर, ये पोर्ट्रिया है कि नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा कॉल नहीं आया कि हम इस एजेंसी से कॉल कर रहे हैं। लेकिन मुझे सुबह शाम जरूर एक डॉक्टर का, एक कंसल्टेंट का कॉल जरूर आता था, जो मुझसे रोज पूछा जाता था कि मतलब कि कोई नया सिम्टम या फिर हाउस योर हेल्थ। सुबह शाम दोनों टाइम पे कॉल आती थी। काफी सारे सजेशंस दिए गए थे रिलेटेड टू मील की खाने में क्या लेना है। जैसे विटामिन सी, उस समय कोई मेडिसिन नहीं थी कोविड के लिए। मुझे शायद अभी भी नहीं पता कि अभी भी कुछ है कि नहीं है, लेकिन बहुत एसिम्टोमेटिक था, तो उन्होंने विटामिन सी मुझे रिकमेंड किया था। विटामिन सी, गर्म पानी, काढ़ा जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें रिकमेंड की गई थी डिस्पेंसरी से। इसके अलावा सर एक दो टीम्स और थी, डिस्पेंसरी तो थी ही थी, उसके अलावा एक दो टीम्स और भी थी जो इन्वॉल्व थी। जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होते हैं, वो जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत जरूरी था उस समय अप्रैल के महीने में, कि किससे किसको फैल रहा है। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के अंदर दिल्ली पुलिस और आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता, उन्होंने काफी ज्यादा प्रोएक्टिवली अप्रोच दिखाई थी। डेटा कलेक्ट किया था, जितने हमारे रिलेटिव्स है या जिनसे मैं मिला था पिछले 10-15 दिनों के अंदर, उन सबसे बात की गई थी। तो काफी हेल्प था सर। 14 दिन घर पे रहना मेरे लिए ज्यादा आसान था। अगर मैं कहीं और बाहर किसी क्वारंटाइन सेंटर पे होता वो शायद मेरे लिए मुश्किल होता, लेकिन घर पे मेरे लिए ज्यादा सहूलियत थी, क्योंकि हाइजीन के मामले में एक एक चीज मैं जानता हूँ। इस घर में रहा हूँ मैं, तो अपना बाथरूम, अपना कमरा, काफी सपोर्ट मिलता है सर, इससे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है। सो मेरा एक्सपीरियंस सर ठीक रहा था घर पे रहने के लिए, और इस बीमारी से लड़ने के लिए मैं घर पे रह के ज्यादा तेजी से इसको अडेप्ट कर पाया और बहुत तेजी से इसके बाहर निकल पाया। अमन, मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपको कॉल्स आ रहे थे, ये पोर्ट्रिया एजेंसी का ही है, और ये आप लोगों के लिए फ्री थी, ताकि आप लोगों के अगर सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं, फीडबैक से देन दे डिसाइड। अगर आप माइल्ड हैं, एसिम्टम्स हैं, तो आप घर पे रहेंगे। अभी तक ये माना जा रहा है कि जो भी आपका ट्रीटमेंट है होम आइसोलेशन के अंदर, वो सारा का सारा ये मान के चला जा रहा है कि आपको हल्का सा बुखार है, हल्का सा जुकाम है, खांसी है, खाने में थोड़ा सा टेस्टलेस हो रहे हैं। अगर आप इसको आइसोलेशन में रहते हैं तो औरों के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो यू आर नॉट वेल फर्दर, एंड आपकी इच्छा शक्ति भी जो है वो भी चलेगी। दैट इज आई पर्सनली फील। व्हाट यू से गुलशन, आपका क्या कहना है? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो भी बातें कही है बिल्कुल सही कही है सर। और जो भी आपका कहना था कि हम अगर सिम्टम्स चेंज होते हैं तो ही हमें आगे जाने की जरूरत है। अभी बेहतर है कि हम अपने घर में अपने तरीके से मोटिवेटेड होकर के रहें और छोटी छोटी बड़ी हर एक चीजों का ध्यान रखें। और जो भी आप लोगों की जो कॉल्स आई हैं वो वाकई फायदेमंद रही है, क्योंकि उन्होंने जैसे कि लास्ट टाइम ऑक्सीमीटर से भी चेक किया और उन्होंने बताया कि चीजें सही चल रही हैं। और उसके बाद फिर चेकअप का जो भी रिस्पॉन्स आया उसके हिसाब से अभी ऐसे मॉडरेट के बाद फिर आगे स्केरी स्टेज पे जाने का तो नौबत नहीं आई। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली हमें वही जाने की जरूरत पड़ेगी। थैंक यू। प्रियंका, आपका क्या इसमें अनुभव है? सो एक्चुअली जब स्टार्टिंग में जब टेस्ट हुआ था तब थोड़ा वैसी फीलिंग थी कि ये सडन क्या चीजें हो गई, कैसे संभाली जाएंगी। बट जब गवर्नमेंट की तरफ से पूरा हेल्प दिया गया, आतिशी मैम की टीम बहुत हेल्पफुल रही, और जो डिस्पेंसरी के लोग थे वो बहुत हेल्पफुल रहे। तो उन्होंने डे बाय डे फॉलो अप रखा, उनकी टीम आई हमें चेकअप के लिए, प्रॉपर उन्होंने मेडिकेशन प्रोवाइड किया। तो बहुत चीजें मतलब बेटर होती गई डे बाय डे उनके हेल्प से और उनके मोटिवेशन से। उन्होंने डे बाय डे कॉल करके पूछा कि कोई सिम्टम तो आपको नहीं आ रहा है, या कोई चीजें तो प्रॉब्लम नहीं कर रही है। जो भी हमारे एज अबव 60 है उनको कोई ज्यादा इश्यूज तो नहीं हो रहे कि ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ भी कोई इशू हो रहा हो। तो उन्होंने डे बाय डे सबका मतलब मोर देन 12% से तो सभी का उन्होंने डे बाय डे पूछा है सभी का। मैं सभी से एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम है कि जिस टाइम आप लोग कोविड से बाहर आए हैं उस समय तक ऑक्सीमीटर की प्लानिंग स्टार्ट हुई थी कि नहीं, क्योंकि ऑक्सीमीटर उन्हीं लोगों को दे रहे हैं ये लोग जो 55 से अबव हैं, जिनकी पल्स रेट 90 से नीचे जा रही है या ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जा रहा है।
एनी एक्सपीरियंस? सुनील जी, ऑक्सीमीटर नहीं दिया गया था। आई वॉज इन टू वेरी अर्ली स्टेज में, बहुत शुरुआत के स्टेज में अप्रैल में था। जब मैं पॉजिटिव था तो उस टाइम पे ऑक्सीमीटर नहीं था, और शायद ये थोड़ा सा माइल्ड या माइल्ड प्लस क्रिटिकल पेशेंट्स को दिया जाता है। सो मेरे टाइम पे यहाँ पे मुझे ये नहीं दिया गया था। गुलशन, आपके बारे में? मुझे भी जरूरत नहीं पड़ी थी सर ऑक्सीमीटर की, लेकिन मैं तो लोकल क्लिनिक पे जाकर के मैंने खुद से ही चेक करवा लिया था, और उन्होंने चेक किया था कि पल्स रेट वगैरह ठीक है, ऑक्सीजन लेवल ठीक है। वैसे मुझे जरूरत नहीं पड़ी थी सर। आप लोग एक बहुत बड़े ट्रॉमा से निकले हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में खौफ है। यहाँ ही नहीं, चाहे यूएस हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लंदन हो, जहाँ कोई आदमी कोरोना से संबंधित पॉजिटिव को सुनता है तो उसके लिए एक खौफ हो जाता है। दूसरा आदमी, चाहे उसका कितना नजदीक रिश्तेदार हो, भागता है। कि किस तरह के ट्रॉमा से, वो थोड़ा सा। सर जब जब इस तरीके की चीजें आई थी तो सबसे पहला जो रिएक्शन था वो मेरे बिल्डिंग में ही था। लैंडलॉर्ड और वो सब इन्होंने बोलना शुरू किया कि नहीं, तो यहाँ पर कोई नहीं आना चाहिए, तुम भी कहीं और रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ग्रिल छुओगे तो ग्रिल में हो जाए, गेट छुओगे गेट में हो जाए, यहाँ छोटे छोटे बच्चे, तो बहुत ज्यादा वो डर रहे थे। तो फिर मैंने मतलब उसको झेला। उसके अलावा फिर फैमिली मेंबर्स में भी ये सारी चीजें थी कि नहीं तुम अभी इधर मत आना, गली मोहल्ले और दूसरे लोगों से, तो ये चीजें बढ़ रही थी, तो लग रहा था कि कोई सपोर्ट में नहीं खड़ा है। हाय सर। सर मेरे साथ एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग रहा है। मेरे साथ काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरे पास, जहाँ मैं रहता हूँ, जिस घर में मैं रहता हूँ। मेरे आस पड़ोस के लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया। मतलब कि मैंने पहले भी इस बात का जिक्र करा हुआ है कि उस समय बहुत स्लोगन चल रहा था टीवी के ऊपर कि बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। तो मुझे लगता है उसकी अप्रोच सही थी जनता में। ये मतलब कि मैंने को ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि कोई अलग भेदभाव हो रहा है। मतलब कि आस पास ऊपर नीचे के फ्लोर्स हमारे हैं, जिस एरिया में रहता हूँ बहुत कंजस्टेड एरिया है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। लेकिन ऐसा किसी ने भेदभाव की नज़र से नहीं देखा सर, बल्कि इनफैक्ट सपोर्ट करा है। डेली एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी सपोर्ट था, दूध दही ब्रेड जिसके लिए हमें ज़रूरत होता, हमारा घर क्वारंटाइन था तो उस पर सपोर्ट था, और अलग से नज़र से नहीं देखा गया। तो यानी कि आपके नेबर्स ने आपको काफी मदद की? जी हाँ सर, ये सर गिव एंड टेक रिलेशन होता है। अगर आप अपना खुद का ध्यान रखते हैं और अपने नेबर्स का, आपको जागरूक होते हुए अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना होता है। तो मैंने बिल्कुल कोशिश करी कि मैं घर से बाहर ना निकलूँ, अपने क्वारंटाइन का जो मेरा एक तरीका है उसको पूरा फॉलो करूँ। तो मेरे पड़ोसियों ने भी इसी बात का ध्यान रखा कि मुझे भी किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े जिसकी वजह से मुझे बाहर निकलना पड़े। ठीक है, सो ये बिल्कुल उन्होंने मेरा थोड़ा सा ध्यान रखा, थोड़ा सा हमने भी उनका ध्यान रखा जागरूक होते हुए कि हम अपने क्वारंटाइन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो। प्रियंका, आपका? जी सर, एक्चुअली हमारी जॉइंट फैमिली थी तो मोर देन 12 पीपल ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे, तो सभी ने एक दूसरे को काफी सपोर्ट किया कि इस चीज से हम ओवरकम कर सके। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी कि जो लोग नेगेटिव है फैमिली में उनसे थोड़ा हमें वो करना पड़ रहा था, और एक्चुअली एक ट्रेजेडी हो चुकी थी तो उसमें भी काफी प्रॉब्लम हो रही, फेस करनी पड़ रही थी कि हम किसी को कंसोल नहीं कर पा रहे थे उस तरीके से, तो वही चीजें थी। प्रियंका, ये तो फैमिली का हुआ। मैं पूछ रहा हूँ, जी सर। नेबर्स ने भी आपकी मदद के लिए हाथ? नेबर्स का जी, नेबर्स की तरफ से भी काफी सपोर्ट मिला, क्योंकि जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि इस फैमिली में ऐसा हो चुका है और कोविड की वजह से हुआ है, तो उन लोग ने भी मतलब एक प्रिकॉशन लिया कि डिस्टेंस बना के रखा, बट क्योंकि चीजें वैसी थी तो उन लोग ने काफी सपोर्ट किया, चाहे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, मतलब सारी चीजों में उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, बहुत सारा मतलब बहुत कोऑपरेट किया कि चीजों में ज्यादा मतलब लोग करने लग जाते कि डिफरेंशिएट करने लग जाते कि नहीं उनके पास नहीं जाना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, बट वैसा कम, बहुत ज्यादा कम फेस करने को मिला। एक और मैंने चीज को महसूस किया एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, जो देखने वाली थी, कि प्लाज्मा थेरेपी भी इस दौरान शुरू हुई। तो आप में से किसी ने, कहते हैं कि जिसको कोविड हो चुका हो वही प्लाज्मा थेरेपी में डोनेशन कर सकता है अपना प्लाज्मा। तो आप में से किसी ने कोई ऐसा प्रयोग किया हो या डोनेट किया हो? वो थोड़ा। जी हाँ सुनील जी, प्लाज्मा थेरेपी का काफ़ी बेनिफिट है, और अगर ये प्रूव होता तो और अच्छी बात है। मैंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया है, और ये बिल्कुल जैसे ब्लड दिया जाता है बिल्कुल वैसा ही एक प्रोसीजर है। कुछ कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं वो ये होती हैं कि आपको कोविड नेगेटिव हुए हुए कम से कम 20 दिन का गैप होना चाहिए, और आपका ब्लड ग्रुप जो है वो पेशेंट के साथ में मैच करना चाहिए, और ज़्यादा आपका कोई मेडिकल हिस्ट्री जैसे डायबिटीज़ वगैरह या फिर नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो नहीं होनी चाहिए।
तो मैंने अभी ही अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर प्लाज्मा डोनेट किया है परसों ही। और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि अगर आपका ब्लड डोनेशन, बिल्कुल जैसे हम पहले ब्लड डोनेशन करते थे, ब्लड डोनेशन के लिए इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है हमारे देश के अंदर, तो प्लाज्मा डोनेशन भी बिल्कुल वैसा ही है। तो अगर आपके प्लाज्मा से किसी की जान बच सकती है तो आपको बिल्कुल देना चाहिए, इसमें बिल्कुल कोई घबराने वाली बात नहीं है। लोगों को अभी भी ऐसा लगता है प्लाज्मा देते हुए कि नहीं हम क्यों दें, या फिर हम ऐसे सेंटर पे क्यों जाएं कि वहाँ पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। तो जहाँ पे हमने प्लाज्मा दिया है वहाँ पे बहुत प्रिकॉशन दिया जाता है इन सब चीज़ों के लिए, कि अगर आप डोनेट करने आ रहे हैं तो आपका बेसिक हाइजीन जो है उसका बहुत ध्यान रखा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि मैं अपील भी करना चाहूँगा कि अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए। वेरी गुड अमन, ये एक्सपीरियंस आपका मुझे याद रहेगा। आप में से किसी ने 1075 नंबर को कभी डायल करके कुछ उससे जानकारी ली है या कोई ऐसा आपको फायदा हुआ है? जी, एक्चुअली जो हमारा आइसोलेशन का पीरियड था उसमें हमें मतलब 4 डेज के गैप में कॉल्स आती थी सभी के पास। वो प्रॉपर हमसे पूछते थे कि आप तबीयत कैसी है, कोई सिम्टम्स तो नहीं है, और मतलब हमें क्या खाना चाहिए, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, वो प्रॉपर हमें गाइड कर रहे थे उस चीज के बारे में। तो काफी सपोर्ट मिला वहां से भी हमें, पूरा फैमिली को। पेशेंट से बात करने के बाद में एक चीज़ तो समझ में आई है कि होम आइसोलेशन सबसे बढ़िया है। अगर हम इंस्टीट्यूशनल सेंटर में किसी को भेजेंगे तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो सकता है, जबकि घर उसका अपना वातावरण है, अपना परिवार है, तो वह मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा और वह महसूस करेगा कि मैं अपनों के बहुत नज़दीक हूँ। साथ ही उसको नज़दीक की डिस्पेंसरी के लाइन में भी नहीं खड़ा होना पड़ेगा, जिसको लेके वह बहुत भयभीत है कि कहीं लाइन में खड़े खड़े उसकी तबीयत और ना ख़राब हो जाए। दूसरा, नियम ठीक नहीं था, इसलिए पहले वाले को पुनः लागू कर दिया गया। मैं समझता हूँ आपको मेरा कंटेंट पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।